Good morning, everyone. This is Siddharth Singh. Chapter third, electoral politics, चुनावी राजनीति. फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था. आज आज हमको 3.2 की तरफ आगे बढ़ना है. व्हाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन. चुनाव हमारे यहाँ किस तरह से होते हैं, उसका क्या सिस्टम है, क्या तरीका है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आगे चर्चा करेंगे. कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया. Lok Sabha and Vidhan Sabha assemblies elections are held regularly after every 5 years. After 5 years, the term of all the elected representatives comes to an end. The Lok Sabha or Vidhan Sabha stands dissolved. Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. This is called a general election. Sometimes elections is held only for one constituencies to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called a by-election. In this chapter, we will focus on general elections. हमारे देश में जो आपका इलेक्शन का सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक नहीं है, उस चीज़ को जानने के लिए हमको पूरी जो चुनाव प्रणाली है, जो आपका इलेक्शन का पूरा सिस्टम है, उसको जानना हमको पड़ेगा. जैसे आपका लोकसभा और विधानसभा, इनमें सिमिलरिटीज़ ये हैं कि आपका सेम टाइप का आपका चुनाव का प्रोसीजर है. इलेक्शन का प्रोसीजर आपका लोकसभा और विधानसभा में सेम प्रोसीजर के तहत होता है. हाउस ऑफ पीपल्स, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधानसभा कहते हैं. तो इन दोनों में आपका जो चुनाव प्रक्रिया है वो लगभग बराबर है. हर 5 साल में इसमें चुनाव होता है और हर 5 साल के बाद जो इसके चुने हुए विधायक रहते हैं उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है और दोबारा से आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाना पड़ता है. ठीक है. लोकसभा और विधानसभाएं आपकी दोनों ही डिसॉल्व हो जाती हैं जैसे ही आपका 5 साल पूरा हो जाता है. फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन में या छोटे छोटे अंतराल में आपका अलग अलग तरीके से वोटिंग कराई जाती है. जैसे अपन इस चीज़ को देखते हैं कि जब भी अपने यहाँ पे लोकसभा का चुनाव होता है या फिर विधानसभा का चुनाव होता है, दोनों ही आपकी इलेक्शंस में जो आम पब्लिक होती है वो वोट करने की अधिकारी होती है, उसको वोट करने का राइट होता है. जैसे मान के चलिए 2019 में हाल ही में आपका लोकसभा चुनाव हुआ था, आपका जनरल इलेक्शंस हुए थे एक प्रधानमंत्री चुनने के लिए, अलग अलग सांसदों को चुनने के लिए. तो उसमें जो सिस्टम क्या होता है, इसमें दिया हुआ है कि छोटे छोटे अंतरालों में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं. तो इसका मतलब ये निकलता है कि जैसे पूरे भारत में टोटल लोकसभा की 545 सीटें हैं, जिसमें से 543 सीटों पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है और जो बाकी बची 2 सीटें हैं उसे राष्ट्रपति अपॉइंट कर देते हैं लोकसभा में किसी खास क्षेत्र वालों को. ठीक है. या फिर एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन बनाए रखने के लिए उनको अपॉइंट कर देते हैं. तो जैसे 543 सीटें बहुत ज़्यादा कहलाती हैं. 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पूरे भारत में एक ही दिन में एक टाइम पे चुनाव करवाना थोड़ा सा नामुमकिन वाली बात है. तो इसको थोड़ा सा ईजियर वे पे लेते हुए जो चुनाव आयोग होता है, आपका इलेक्शन कमीशन होता है, वो अलग अलग डेट्स को फिक्स करता है कि आपका जो पूरा जनरल इलेक्शन है उसको हम तकरीबन 10 दिन में कंडक्ट करवाएंगे, है ना. जैसे एक दिन अगर पहला दिन है तो मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, राजस्थान के कुछ इलाकों में, अलग अलग स्टेट के कुछ स्थानों में आपका वोटिंग होती है. इसी तरह से हर एक दिन में कुछ क्राइटेरियाज को बांट दिया जाता है, कुछ एरियाज़ को कैटेगराइज कर दिया जाता है कि इस एरिया पे इस दिन वोटिंग होगी, इस एरिया पे इस दिन वोटिंग होगी. क्योंकि अगर एक ही दिन में पूरे देश में अगर वोटिंग कराई जाए तो इनके पास ऑफिसर्स हैं या फिर चुनाव आयोग के जो ऑफिशियल्स हैं, एक ही दिन में सारी व्यवस्था को पूरा करवाना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है. इसीलिए अलग अलग डेज पे इसको कराया जाता है. ये तो हो गया आपका जनरल इलेक्शन. दूसरा आपका होता है जिसका इसमें दिया गया है बाई इलेक्शन. बाई इलेक्शन का जो सिस्टम दिया गया है कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही दिन पे वोट करा के वहाँ की वैकेंसी को फुल कर लेना. जैसे आप अपने इलाके में भी देखे होंगे तो मैहर में तो आप अगर आप मैहर में रहते हैं तो आप इस चीज़ से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे कि जो इस टाइम पे प्रेजेंट सिटिंग एमएलए हैं
उनके द्वारा कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि वो एक पार्टी से स्विच करके किसी दूसरी पार्टी पे गए थे, किसी दूसरी पार्टी से स्विच करके इंडिपेंडेंट लड़े थे। तो इस तरह से उनका सिस्टम में बीच कार्यकाल में अपने पद से इस्तीफा दे देना, जैसे बीजेपी के हैं सिटिंग एमएलए रह चुके हैं एक बार, मतलब कांग्रेस से थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीच सेशन में कांग्रेस छोड़ के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो अब मान के चलिए 2 ही साल हुए हैं, कार्यकाल तो एक विधायक का 5 साल का होता है। अब 2 ही साल हुए हैं एक विधायक को उसके कार्यकाल पे रहते हुए और उसने वो अपनी जगह छोड़ दी है, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें प्रेजेंट टाइम पे कोई विधायक आपका नहीं है। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वो एक विधायक नहीं रह गए, वो एक नॉर्मल इंसान हो गए। ठीक है, तो वो वैकेंसी खाली हो गई। उस वैकेंसी को भरने के लिए चुनाव आयोग आपका 6 महीने के अंदर, जैसे ही वो वैकेंसी खाली होती है, ये चीज़ याद रखिएगा, भारत में कहीं पे भी अगर आपका इलेक्शन हो रहा है तो उस इलेक्शन में अगर कोई सीट खाली बची है, कोई वैकेंसी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर खाली बची है, तो उस वैकेंसी को, उस जगह को, उस सीट को, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को हमको पूरा करना होता है अगले 6 महीने के अंदर अंदर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है चुनाव आयोग की कि 6 महीने के अंदर अंदर हमें उस सीट को हमको भरना होता है। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट को भरने के लिए 1 दिन में वोटिंग करवा देना पर्याप्त होता है। ठीक है, अब ये हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, एक जनरल इलेक्शन होता है, एक बाई इलेक्शन होता है। जनरल इलेक्शन को आप चुनाव कह सकते हैं और बाई इलेक्शन को आप उपचुनाव के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी में। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है चुनावी क्षेत्र। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी क्या मतलब होता है, चुनावी क्षेत्र। How you read about the people of Haryana electing 90 MLAs, you may have wondered how they did that. Did every person in Haryana vote for all the 90 MLAs? You perhaps know that this is not the case. In your country, we follow an area-based system of representation. The country is divided into different areas for purpose of election. These areas are called electoral constitution. The voters who live in an area that are elect one representative. ओके, हमने ऊपर जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमने हरियाणा का एग्जांपल लिया था कि हरियाणा में कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 19 एमएलएस हैं और उनका इलेक्शन हुआ था। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको ऐसा अगर लगता है कि हरियाणा में जो 90 विधायक आपके चुने गए, तो क्या ये संभव है कि आपने सोचा नहीं होगा कि उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया? क्या हरियाणा के जो सभी व्यक्ति हैं, हरियाणा की जो टोटल पॉपुलेशन है जो होगी 1.5-2 करोड़, मैक्सिमम 1.5-2 करोड़ पॉपुलेशन होगी, तो क्या उन सभी ने 90 विधायकों के लिए वोट किया था? ऐसा सिस्टम नहीं होता है। सिस्टम ये होता है कि हम अलग अलग क्षेत्र को कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि उचेहरा एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैहर अलग है, नागौद अलग है, रामनगर अलग है ना। तो इस तरह से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज आपकी बनी हुई है, चुनावी क्षेत्र बने हुए हैं। यहाँ से हम एक एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो वहाँ की पब्लिक होती है। जैसे आप उचेहरा के हैं, आपके पास राशन कार्ड उचेहरा का है, आपके पास आधार कार्ड उचेहरा का है, आपके पास वोटर आईडी जो है वो उचेहरा की है। तो ऐसा नहीं है कि आप उचेहरा की वोटर आईडी लेके आप चले जाएं भोपाल में जाके वोट दे आएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास जिस एरिया की वोटर आईडी है आप सिर्फ उसी एरिया में वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में पूरे देश को बांटा गया है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव किया जाता है, या फिर वो विधायकी क्षेत्र लग रहा है या फिर वो सांसदीय क्षेत्र लग रहा है, तो एक एक विधायक या सांसद का चुनाव आपका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज किया जाता है। और ये चुनाव करने का काम होता है वहाँ की लोकल पॉपुलेशन का, वहाँ की लोकल जनता का, जो वहाँ पे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रही है। ठीक है, फॉर लोकसभा elections, the country is divided into 543 constituencies. The representative elected from each constituency is called a member of parliament or an MP. One of the features of a democratic election is that every vote should have equal value. That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it. Okay. जब अपन एग्जांपल लेते हैं कि लोकसभा इलेक्शन का, जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा होता है तो
पूरी कंट्री को डिवाइड किया जाता है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूरी कंट्री को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर एक चुनावी क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है, एक एक रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। इसको हम कहते हैं संसद सदस्य, है ना। जो भी आपका जो 543 लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो 543 जो अपना सांसदीय क्षेत्र है, सतना सांसदीय क्षेत्र में आपका नागौद, रामनगर, मैहर, उचेहरा, ये सारे जो एरियाज़ हैं वो आ जाते हैं। पूरे रूरल और अर्बन एरियाज़ आपके सतना डिस्ट्रिक्ट में जितने भी होते हैं वो सारे आ जाते हैं, किसमें, एक सांसदीय क्षेत्र में या फिर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट के अंदर। ठीक है, तो एक सांसदीय क्षेत्र में इतने लोग आते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अपने डेमोक्रेसी में सीन ऐसा है कि हर एक वोट की वैल्यू एक ही है। ऐसा नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री की वोट की वैल्यू 1 के बराबर 10 होगी, कि वो 1 वोट करेगा उसकी मान्यता 10 वोट के बराबर होगी, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में सीन ये है कि सभी की वोट की वैल्यू एक समान रहती है, और सिस्टम ऐसा रखा जाता है कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो जनता होती है, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो जनता होती है उसको भी लगभग एक ही बराबर रखा जाए, है ना। वोट की वैल्यू एक है, और जो जनता है एक खास कॉन्स्टिट्यूशन की चुनावी क्षेत्र की, उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो जनता है उसको एक समान रखा जाए, रफली एक समान रखा जाए। एग्जैक्ट अपन एक समान नहीं रख सकते हैं कि अगर सतना की जनता अगर 50 लाख है तो 50 लाख के 10 लाख है तो बाकी के एरियाज़ की भी 10 लाख की जनसंख्या होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए अप्रॉक्सीमेटली एक रखनी चाहिए, है ना, नहीं तो इससे चुनाव में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies. In this case, the elected representatives is called the member of legislative assembly or an MLA. Each parliamentary constituency has within it several assembly constituencies. The same principle applies for panchayat and municipal elections. Each village or town is divided into several wards that are like constituencies. Each ward elects one member of the village of or the urban local body. Sometimes these constituencies are counted as seats. For each constituency represents one seat in the assembly. When we say that Lok Dal won 60 seats in Haryana, it means that candidates of Lok Dal won in 60 assembly constituencies in the state, and thus Lok Dal had 60 MLAs in the state assembly. जिस तरह से आपको लोकसभा का हमने एग्जांपल लिया था कि वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, उसी तरह से हर एक स्टेट का अपना अपना फंडा होता है। लोकसभा का जब चुनाव होता है तो वो पूरे देश में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा होता है। लेकिन जब हम स्टेट की बात करते हैं तो एक स्टेट में आपका विधानसभा कहलाती है, उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसको बांटा जाता है, विधानसभा क्षेत्र में बांटा जाता है। तो उसके लिए सिस्टम ये है कि विधानसभा में हर एक स्टेट की अपनी अपनी अलग सीट्स होती हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। जैसे हरियाणा का हमने देखा था 90 सीट थी, और मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो टोटल 231 सीट्स हैं, जिसमें से 230 सीट्स पे आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और एक जो सीट बचती है उसको एक एंग्लो इंडियन के तौर पे रिजर्व रखा जाता है, उसे राज्यपाल नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। ठीक है, तो अपने यहाँ स्टेट में भी आपका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चीज़ें बटी हुई रहती हैं। इसी तरह से आपका जो सिस्टम रहता है वो पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए भी होता है ना। जैसे पंचायत का चुनाव होता है तो उसमें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो क्षेत्र बटा होता है, और नगर पालिकाओं में भी आपका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो क्षेत्र बटा रहता है, जिसको हम वार्ड्स कहते हैं। आपके यहाँ पे लोकल एरियाज में आपने देखा होगा कि आपके आसपास कहीं ना कहीं आपको पार्षद देखने को मिल जाएगा, या चेयरमैन देखने को मिल जाएगा, वाइस चेयरमैन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपके अलग अलग एरियाज में बटे रहते हैं। कई बार इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या कहते हैं, सीट्स कहा जाता है। इस चीज़ से आप भली भांति वाकिफ़ होंगे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं कहता है अपने लैंग्वेज में, सभी लोग यही कहते हैं कि इस सीट से
फलाने विधायक हैं, उस सीट से फलाने विधायक हैं, है ना। तो कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, कई एरियाज पे इसको सीट कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। हर एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो किसी एक सीट से आपका चुनाव जीतता है और उससे जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा की तकरीबन 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोकदल के 60 लोग जीतकर विधानसभा में पहुंचे। ओके, जैसे आपका ये लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में दिखाया जा रहा है ना। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। आवर कॉन्स्टिट्यूशन entitles every citizen to elect her his representative and to be elected as a representative. The constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. They may not have the required resources, education, and contacts to contest and win elections against others. Those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections. If that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of a significant section of our population. That would make our democracy less representative and less democratic. So the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituencies for the weaker section. Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste SC and scheduled tribe ST. In a SC reserved constituencies, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. Similarly, only those belonging to the scheduled tribe can contest an election from a constituency reserved for ST. Currently, in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribe. As on 26 January 2019, this number is in proportion to their share in the total population. Thus, the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social groups. इसमें कहा जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे देखिए अपने भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं, है ना, इसमें लोकसभा का उदाहरण लेके चल रहे हैं अपन कि लोकसभा का जब चुनाव होता है जो उसकी कुछ सीटें हैं वो कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया जाता है, कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आपकी उचेहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, उचेहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ पे अगर लोग जनरल कैटेगरी के ज़्यादा हैं या ओबीसी कैटेगरी के ज़्यादा हैं तो वहाँ की जो सीट है वो आपकी जनरल या ओबीसी के बीच में फ्लक्चुएट होती रहेगी। जो टिकट मिलती है लोगों को वो आपकी जनरल और ओबीसी के बीच में फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो वहाँ पे एसटी एससी कैंडिडेट्स, जैसे आपकी मान के उचेहरा कैंडिडेट है, उचेहरा की सीट है, तो वहाँ पे वो सीट रिजर्व नहीं है। इस तरह समझिए कि वो सीट रिजर्व नहीं है, ना ही एससी कैटेगरी के लिए ना ही एसटी कैटेगरी के लिए। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी खड़ा होकर चुनाव लड़ सकता है, कोई भी खड़ा होकर चुनाव लड़ सकता है। अगर बीजेपी चाहे तो किसी एससी कैंडिडेट को वहाँ से टिकट दे दे लड़ने के लिए, कांग्रेस चाहे तो किसी एससी कैटेगरी के लिए, शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट किसी भी कैंडिडेट को टिकट दे दे लड़ने के लिए, या फिर वो किसी जनरल को दे दे, किसी ओबीसी को दे दे, किसी को भी वो सीट्स ऑफर कर सकती हैं कि आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट्स हैं और आपको चुनाव लड़ना है उचेहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि कुछ सीटें, जैसे मान के चलिए मैहर का उदाहरण लेते हैं कि अगर मैहर की सीट आपकी रिजर्व्ड है, ठीक है, अभी मान लीजिए रिजर्व नहीं है अभी, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैहर की सीट रिजर्व्ड है एसटी और एससी कैटेगरीज के बीच में, अगर शेड्यूल ट्राइब के लिए वो सीट रिजर्व्ड है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोग खड़े हो सकते हैं चुनाव में। वो कौन है? शेड्यूल ट्राइब्स।
शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं सिर्फ वही उस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक कैंडिडेट को खड़ा करके जिता दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। शेड्यूल ट्राइब्स में से ही कई सारे कैंडिडेट्स उसमें राइवल्स रहेंगे और उन्हीं के बीच में से उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को चुनना होता है। ये उस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो कॉन्सेप्ट है वो उसको क्यों लाया गया, लाने की वजह ये था कि देश में हर कैटेगरी के लोग रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, कई सारे लोगों की पॉपुलेशन है, कई सारे कास्ट हैं, रीजन्स हैं, रेस हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अब जैसे मान के चलिए शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग आपको अधिकतर जगहों पे अमीर नहीं मिलेंगे, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहती है, वो लोग गरीब स्थिति में ही रहते हैं। तो इससे सिस्टम ये है कि जो अमीर हैं, जो रिसोर्सफुल हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी बने रहेंगे, वो हमेशा चुनाव आपका जीतते रहेंगे। और जो रिप्रेजेंटेशन है, जो अपने यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है कि हम एक रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम रखते हैं कि अलग अलग कास्ट से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग लोग से, अलग अलग विचारधारा के लोग एक रिप्रेजेंटेशन बनाएं और वो जाके पार्लियामेंट में अपनी पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं। तो ये सिस्टम आपका धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि जिसके पास रिसोर्स अच्छा खासा है, जिसके पास पावर अच्छी खासी है, जिसके पास पैसा अच्छा खासा है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपको चुनाव जीतेगा, हमेशा चुनाव जीतेगा ना। वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर सारी 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है और सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को अगर फ्री कर दिया जाए, है ना, अगर सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को अगर हम फ्री कर देते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई SC या ST कैटेगरी का व्यक्ति चुनाव जीत पाता। आज की कंडीशन, आज के सिनेरियो अलग है, क्योंकि आज के टाइम पे आपका SC ST कैटेगरी के लोग भी काफ़ी लोग पावरफुल हैं, कई लोगों के पास पैसा है, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड है, पहुंच है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन पहले के टाइम पे जब आपका जो लॉ मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर सारी सीटों को अगर फ्री कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, तो जो रिप्रेजेंटेशन वाला जो सिस्टम है ये आपका धराशायी हो जाएगा और यहाँ पे जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन आपका ज़ीरो होने की कंडीशन पैदा हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने सिस्टम क्या किया कि कुछ सीटों को, लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो कुछ सीटों को उन्होंने रिज़र्व कर दिया। रिज़र्व कितनी सीटें हैं आपकी, टोटल सीट्स आपकी 543 हैं और उसमें से रिजर्वेशन जो है आपका सीटों का वो है, रिजर्वेशन आपका SC के लिए है 84 एंड ST के लिए है 47। SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट एंड ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, जिसको हम अनुसूचित जाति कहते हैं और अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ठीक है, तो अनुसूचित जाति जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, SC कहते हैं, उनके लिए सीट आपकी रिजर्व है लोकसभा में 84। और अनुसूचित जनजाति जिसे हम ST कहते हैं, उनकी सीट्स है लोकसभा में रिजर्व आपकी 47। ठीक है, ये जो सीटों का पूरा आंकड़ा है, ये जो सीटों का पूरा आंकड़ा है ये 2024 तक फिक्स्ड है। 2024 तक के लिए आपका अमेंडमेंट लगा के इसको फिक्स कर दिया गया है कि टोटल सीट्स आपकी 545 होंगी, 543 में आपका डायरेक्ट इलेक्शन होगा और 2 कैंडिडेट्स को अपॉइंट कर लिया जाएगा। ठीक है, इस SC के लिए 84 सीटें हैं, ST के लिए आपका 47 सीटें हैं। तो ये सारा जो पूरा आंकड़ा आपको दिखता है आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में, आज के टाइम पे संसद में, पार्लियामेंट में, तो ये होल्ड है कब तक के लिए, 2024 तक के लिए। 2024 के बाद इसमें तय है, फिक्स है कि इसमें कुछ ना कुछ आपका अमेंडमेंट आएगा, सीटों को बढ़ाया जाएगा, अलग अलग नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाएंगी और लोगों की जो रिजर्व्ड सीट है उसमें आपका इजाफा होगा, इंक्रीमेंट लगेगा, वो बात तय है। ठीक है, तो 2024 तक आप लोग अभी इसी चीज़ को पढ़ेंगे। जब आने वाले टाइम पे अगर आप आर्ट लेते हैं 2024 के आगे आप आर्ट से अगर कुछ करते हैं तो आपको नया आंकड़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है, This system of reservation was extended later to other weaker sections at the district and local level. In many states, seats in rural, panchayat and urban municipalities and corporation local bodies are now reserved for other backward classes as well. However, the
proportions of seats reserved varies from state to state. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. पिछड़े लोगों के लिए, जो कमज़ोर कम्युनिटीज़ हैं, जो वीकर कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए आपको जो आरक्षण का सिस्टम था वो आपने लोकसभा में आपने आरक्षित कर दिया SC और ST कैटेगरीज के लिए। ठीक है, अब बारी आती है किसकी? पंचायती व्यवस्था की, साथ में आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिकाएँ वगैरह। इसमें भी आपका धीरे धीरे ये सिस्टम को लागू किया गया और इसमें भी सीट आपकी रिजर्व की गई अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए। जैसे आपकी जो हमारा इलाका जो है पारसिदी क्षेत्र है मैहर का, जो हनुमान टोला कहलाता है, हनुमान टोला में आपका जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो रहते हैं। साथ में आपके जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या OBC कैटेगरी के लोग हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पे। लेकिन काफ़ी समय से यहाँ पे SC और ST कैटेगरी के लोग यहाँ पे रहते चले आए हैं और बाकी जो लोग हैं यहाँ पे धीरे धीरे बसना स्टार्ट किए हैं। तो ये जो सीट है यहाँ पे, ये सीट आपकी रिजर्व्ड है। ठीक है, ये सीट आपकी रिजर्व्ड है यहाँ पे। और इसमें जब भी आपका चुनाव होता है नगर पालिका का, तो जो पारसिदी क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे कभी भी किसी जनरल व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती है ना। BJP और कांग्रेस दो ही राइवलरी पार्टीज हैं यहाँ पे और सीट्स दो ही व्यक्तियों को, दो ही लोगों के बीच में रहती है, या तो SC कैटेगरी हो जाती है, कभी ST कैटेगरी हो जाती है। लेकिन ये सीट आपकी जनरल कभी नहीं आती है ना, क्योंकि वहाँ के लोग, मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो SC ST की जो पॉपुलेशन है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस जो पारसिदी वाली जो क्षेत्र है, वार्ड है आपका, इसमें आपका इनकी संख्या ज़्यादा है और जनरल की संख्या कम है। ठीक है, तो पारसिदी क्षेत्र में भी आपका जो वार्ड्स वगैरह है इसमें भी आपका रिजर्वेशन शुरू कर दिया गया ST SC कैटेगरीज के लिए। साथ में यहाँ पे एक सिस्टम और लगाया गया OBC का, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी कुछ सीटों को रिजर्व किया गया है नगर पालिका में, पंचायती वगैरह में, नगर निगम में। जो आपका रूरल और अर्बन दोनों की आपका जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसमें आपका ST SC OBC साथ में वुमेन्स को भी आपका आरक्षण दिया गया है। अब ये जो सिस्टम है ये हर एक स्टेट का अलग अलग वैरी करता है। मध्य प्रदेश में तो आपका ये सिस्टम चलता है कि SC ST OBC और महिलाओं को अलग से आरक्षण आपका दिया जाता है। आपका वुमेन्स का मध्य प्रदेश में तकरीबन 50% का फ्लैट आरक्षण दिया जाता है ना। 50% आपकी महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम उठाया है कि पंचायतों में और नगर पालिकाओं में या नगर निगम में आपका महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए, उनकी स्थिति सुधारने के लिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस उसमें लाने के लिए, तो इसके लिए उन्होंने 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया है। अब होता क्या है, जैसे इसमें आउट ऑफ द सिलेबस है, जब 50% अब महिलाओं को दिया गया है, ऐसे ये सीट आपकी वैरी करती रहती है। जैसे मान के चलिए मैहर की हम कोई एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंसी निकालते हैं और उसमें अगर पिछले पंचवर्षीय में अगर वो सीट आपकी महिला नहीं थी, पुरुष थी, मेल सीट उसमें आई थी, तो मान चलिए उसमें एक कैंडिडेट कोई जीता। अब अगले पंचवर्षीय में वो सीट आपकी क्या हो गई, वुमेन्स की हो गई, महिला सीट हो गई। तो अब करते क्या है लोग बाग कि जो पिछले बार आदमी जीता था वो अपनी औरत को खड़ा कर देगा, जो आदमी जीता है वो अपनी वाइफ को खड़ा कर देगा उस चुनाव के लिए। और कहने के लिए तो महिला सीट थी और महिला ने चुनाव जीता भी, लेकिन एक्चुअल में कौन जीता, कौन काम करता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। उस औरत के बिहाफ में वो आदमी काम करेगा और सारी चीज़ें वही देखेगा। ठीक है, तो आज भी अगर हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन की, कि लेडीज़ के पार्टिसिपेशन की, तो कुछ हद तक संभव हुआ है, लेकिन अभी भी कई जगहों पे वही वाला पुराना पारंपरिक सिस्टम आपका चल रहा है, उसको आपका धीरे धीरे चेंज होना ज़रूरी भी है ना। तो अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग राज्यों में ये वैरी करता रहता है कि कहीं पे आपका आरक्षण कम है, कहीं पे आरक्षण कम है। अब जैसे देखिए सिस्टम ये बनाया गया है, किसी स्टेट में आपका शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, अब किसी स्टेट में ST और SC शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट या OBC के लोगों की संख्या आपके ना के बराबर है। अब इसमें अगर सभी को हम एक ही तराजू में तौल दें, अगर सभी के लिए हम एक ही लॉ को
अप्लाई कर दें, इम्प्लीमेंट कर दें, तब तो घाटे वाला सौदा हो जाएगा ना। अब हम कहते हैं मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति भी है, भील है, सहरिया है ना, बैगा जनजाति है। तो ऐसे करते करते कई सारी मध्य प्रदेश में जनजातियां हैं, उप जनजातियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिस्टम आपका कारगर है कि आप सीट्स को आप रिजर्व करिए, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी के बीच में, महिलाओं के बीच में आप रिजर्वेशन दीजिए। ये मध्य प्रदेश में आपका कारगर है। ये आपका महाराष्ट्र में भी आपका ये कारगर है, राजस्थान में भी कारगर है, गुजरात में भी कारगर है। तो उत्तर भारत के कई सारे स्टेट में कारगर है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, है ना, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में है कि किसी और एरिया पे है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश या फिर पंजाब में भी अरुणाचल प्रदेश में आपका एक भी शेड्यूल कास्ट का एक भी व्यक्ति नहीं है। तो वहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स को आरक्षित करना कोई मतलब नहीं निकलता है। तो सभी राज्यों का अपना अपना अलग अलग पंचायती राज का सिस्टम है ना। कहीं पे रिजर्वेशन आपका एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, महिला सबका है। कहीं पे आपका एससी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं है, कहीं पे आपका एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं है, कहीं पे आपका ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है, कहीं महिलाओं को 50% का आरक्षण दे के सिर्फ 10% का आरक्षण दिया जाता है, कहीं 5% का आरक्षण दिया जाता है। तो अलग अलग स्टेट में वैरी करता रहता है, क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी अलग विधानसभा होती है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट की अलग होती है और उन्हें अपना कानून बनाने का अधिकार अलग होता है। ओके, मध्य प्रदेश में आप अपनी जनता के हिसाब से कानून बनाएंगे, तो गुजरात में लोग अपनी जनता के हिसाब से कानून बनाते हैं। ठीक है, सबकी सभी स्टेट की मेंटालिटी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका तरीका, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो सोचने का तरीका और जो लॉज वगैरह होते हैं वो भी अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वोटर लिस्ट के बारे में पढ़ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ेंगे, साथ में नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका इलेक्टोरल रोल है स्टेट मिजोरम का। ओके, पर्चा वगैरह क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, किस तरह से आपका इलेक्शन की कैंपेनिंग होती है, आचार संहिता क्या चीज़ है। एक बार मैंने आप ही क्लास में आचार संहिता की बात की थी, तो आप लोग इस वर्ड का ना ही नाम सुने थे और ना ही इस वर्ड से कोई कनेक्शन आपने जोड़ पाया था, ना ही आपको ये वर्ड समझ में आ रहा था, आचार संहिता। ठीक है, इसके बारे में हम भी जानेंगे इलेक्शन कैंपेन के बारे में जो हम पढ़ेंगे तब। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।